Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. आज हमारे साथ बहुत ही आम शख्सियत मौजूद हैं, राजा मुजफ्फर साहब और डॉक्टर तोकीर गिलानी साहब। तोकीर गिलानी साहब ने हमें बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ दिया कि ओवरनाइट उनको वाशिंगटन लैंड करना पड़ा। ये जो कश्मीर के अंदर एक तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो एक इस वक्त सिंबॉलिक या लेजिटिमेट मूवमेंट जिसको आप कह सकें, तो ही हैज बिकम अ सिंबल ऑफ दैट मूवमेंट। हम इन डिटेल इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानना चाहेंगे कि फॉर अस हु आर रिजाइडिंग इन द यूएस, इट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग बिकॉज ही वाज फेसिंग सम challenges back at home. All of a sudden इनको he had to flee the country और यहाँ पे पहुँचना पड़ा। सबसे पहले तो तोकीर साहब, warm welcome to the show and thank you for making yourself available to us. Thank you very much, sir. Thank you. सबसे पहले तो ये बताइए कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कॉन्फ्रेंस में आएंगे जो इट वाज ड्यू इन अबाउट 3 weeks, लेकिन आप उससे पहले आ गए। गिव अस द रन डाउन, क्या हुआ, कैसे वहां से भागना पड़ा, खुशी से आए या निकलना पड़ा? जी बहुत शुक्रिया। मेरे प्लान में था कि मैं यहाँ पे आ रहा था, हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे डैलस में ही, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे आना था। फिर अनफॉर्चुनेटली वहाँ ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा किए गए कि मुझे थोड़ा क्विकली वहाँ से निकलना पड़ा। और सूरत हाल ये थी कि एक तो ऑलरेडी मैं बहुत सारे जो अदारे हैं कानून नाफिज करने वाले और वहाँ का जो हुक्मरान क्लास है और जो डीप स्टेट है, उन सब की के अताब का शिकार था काफ़ी अरसे से। और काफ़ी सारे केसेस थे जो चल रहे थे, लेकिन चूँकि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मूवमेंट की वजह से वो मुझ पे हाथ नहीं डाल रहे थे। फिर अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसमें मैंने वो कोई गुफ्तगू करते हुए किसी शख्सियत का नाम लिया जो मेरे इल्म में नहीं था कि वो मुसलमान हैं। तो उसको इशू बना के कि वो शख्सियत जो है वो बाद में मुसलमान हो गई थी और आपने उनकी तौहीन की है। तो मेरे ऊपर लगातार केसेस डाले गए और फिर उन केसेस में बहुत सारी जो एजेंसीज हैं और दूसरे लोग हैं वो इस तरह इन्वॉल्व हुए कि उन्होंने उसको अनबेलेबल जो थी क्लॉजेस वो लगा के तो मुझे जो है ना वो ब्लास्फेमी के उसमें टारगेट करने की कोशिश की। और फिर पूरे का पूरी जो स्टेट मिशनरी थी वो इस चक्कर में लग गई, इंक्लूडिंग जुडिशरी एंड एवरीथिंग के इनको अंदर डाला जाए। और बहुत सारे केसेस जो हैं उनका एक चेन ऑफ केसेस बना दिया गया। तो फिर मुझे क्विकली वहाँ से जो है वो एट द लास्ट मोमेंट एट द 11th आवर वहाँ से निकलना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनके बचाए गए जाल से दोस्त अहबाब की दुआओं के नतीजे में मैं निकलने में कामयाब हो गया और फिर मैं यहाँ पे पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह जी कि आप सेफली पहुँच जाए, वरना तो वहाँ पे आजकल जो कस्टमरी है, जो अदारे हैं वहाँ पे, जो एजेंसीज हैं वो बंदों को अगवा कर लेती हैं और उनको ना ड्यू प्रोसेस दिया जाता है, ना उनको काउंसिल एक्सेस दिया जाता है, ना वेयर अबाउट्स का पता चलता है। ये बताइए कि आपका स्पिरिट कैसा है, फैमिली कैसी है? जी ठीक है। एवरीबॉडी वाज वेरी मच वरीड इंक्लूडिंग माय फैमिली एंड माय ऑर्गेनाइजेशन एंड माय लीडरशिप। बहुत परेशान थे सारे लोग, चूँकि जो इवेंट्स जिस तरीके से किए जा रहे थे उस तरीके से लोगों को सामने सामने नज़र आ रहा था कि वो मुझे हर सूरत में फिक्स करना चाह रहे हैं। और फिर ब्लास्फेमी ऐसा इशू है कि जिस पे तो आपकी जो लाइफ है वो आप समझ लें कि बिल्कुल ही रिस्क पे होती है। और बहुत बड़े पैमाने पे चूँकि ये जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं बहुत सारे ऑलमोस्ट बैंड ग्रुप्स हैं वो मेरे पीछे लगाए गए और उनसे कुछ इस तरह के ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म के एहतजाज करवाए गए और मेरे सर उतारने का और फांसी देने का और चौक में लटकाने का और इस तरह के मुतालबात के ज़रिए एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई। उनकी बदकिस्मती है कि वो पब्लिक को जो है वो नहीं कर पाए मोटिवेट इस सारे सिलसिले में। चूँकि पिछले 1 साल से हम पब्लिक के साथ एक बहुत बड़ी मूवमेंट में थे, तो पब्लिक को तो सारी बातों का पता था। फिर
कुछ जो जेन्युइन उलमा हज़रात थे और मज़हबी लोग थे, उनसे मैंने बातचीत की, अप्रोच किया उनको, तो उन्होंने कहा कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपकी लाइल्मी की वजह से अगर कोई एक लफ्ज़ अदा हुआ है, तो वो भी किसी ऐसी शख्सियत के बारे में नहीं है कि जो कि एक उसमें इन कवानीन के ज़ुमरे में आता है, जैसे हमारे खुलफ़ाए राशिदीन हैं या मारूफ सहाबाए कराम हैं या और इस तरह की बात है। तो एक एक गैर मारूफ शख्सियत पे आपका एक मामूली सा जो लफ्ज़ है, तो आप इस पे माज़रत करें और ये मामला जो है वो शरई नोयत का है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने वो भी किया, मैंने पब्लिकली भी वो सारा कुछ किया, लेकिन वो इस पे उन्होंने फिर कानून को यूज़ करना शुरू किया और उन्होंने मेरी माज़रत जो थी उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया और एक इंतहाई अहमकाना किस्म की एक कमेटी जो है वो वहाँ पे बनाई गई, जिसमें डीआईजी और एक मुफ्ती साहब जो है उनको रखा गया। अब डीआईजी का कोई काम नहीं था कि वो कोई शरई नोयत का जो है वो फैसला करता, और डीआईजी की मौजूदगी में मुफ्ती साहब जो थे वो उनकी कोई मतलब औकात ही नहीं थी। तो वो डीआईजी साहब भी जो उस कमेटी में रखे गए थे, वो एक साइकोलॉजिकल पेशेंट थे, बज़ाते खुद भी वो दिमागी मसाइल का शिकार थे। और मुझे उसी वक़्त अंदाज़ा हो गया कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी इन्होंने 298 ए और 490 89 पी इस तरह की क्लॉज़ेज़ लगा के सहाबा की तौहीन और मज़हबी जज़्बात की और ये वो मुझे वो किया था बुक, लेकिन मैं उस पे बेल पे था, बेल बिफोर अरेस्ट पे था। फिर जब वो कमेटी ने मेरे साथ मीटिंग की ऑफ़िशियली, तो मैंने उनको बताया कि भाई इस तरह का मामला है, और फिर उन्होंने दबाव पे आके तो एक नई जो है वो दफ़ा लगाई वहाँ पे एफआईआर में, जो मुझे बताई भी नहीं गई और ना मेरे वुकला को वो एफआईआर दी गई, बल्कि थ्रू पुलिस बताया गया कि आपके ऊपर एक और दफ़ा लगाई गई है, एंड दैट वाज़ 295 ए, और वो थी लोगों के जज़्बात मजरूह करने की, और वो नॉन बेलेबल थी। तो मेरे वुकला ने स्टैंड लिया कि जब आपने 298 पहले से लगाई है सहाबाए किराम की तौहीन का, तो वो जज़्बात मजरूह करने पे को भी इसमें वो इंक्लूसिव है सारा कुछ। तो एक नई दफ़ा लगाना, चूँकि वो अनबेलेबल थी, तो उन्होंने उसको इंसर्ट किया और फिर एक ऐसे जज के सामने मेरा मुकदमा था। जो मैं ये ऑनलाइन आपको कह रहा हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर में ये सूरत-ए-हाल है कि वो जज भी साइकोलॉजिकल पेशेंट है और वो मेंटली फिट ही नहीं है। वो उसका कोई अपने ट्रॉमास हैं, उसका कोई बेटा किडनैप हुआ तो उसको वो दे दी, और उसने मेरी जो बेल थी उससे 5 दिन पहले नोटिस जारी किया कि वो 5 दिन पहले पेश हो जाएँ, आपकी बेल रातों-रात जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो वुकला ने पूछा कि भई क्यों ख़त्म की गई? तो उसने कहा जी बस प्रेशर है मेरे ऊपर और इधर हालात ख़राब हैं, तो फ़ौरी तौर पे आप उसको पेश करें। तो वो सारा एक जो सीन उन्होंने बनाया वो क्लियरली ये था कि इसको जो है वो जेल में डाला जाए और इसको रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो है उनके निशाने पे रखा जाए और इसको या जेल में कत्ल करवाया जाए या बाहर इसको बाहर टारगेट किया जाए। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल जो पैदा की गई, तो उसमें मेरे पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता था कि मैं वहाँ से किसी तरह निकलूँ, और बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को फॉर्च्यूनेट समझता हूँ कि जिस तरह का घेराव किया गया था उसमें मैं वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ। अब बड़ी खुशकिस्मती है क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि अ, कश्मीर तो फिर भी एक अलहदा स्टेट है जिसकी अपनी आइडेंटिटी है, एक शनाख्त है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त देखा जाए जो उनकी पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई इस वक़्त पार्टी है, जिस तरह वो अताब का शिकार है, जिस तरह उनको अबडक्ट किया जा रहा है, तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता था। और भी आपसे बातें करेंगे, आपके साथ क्या हुआ। मैं राजा साहब को लाऊँगा कन्वर्सेशन के अंदर। राजा साहब, आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि इस वक़्त ग्राउंड पे आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए अगर कोई एक इफेक्टिव वॉइस थी जो ग्राउंड पे फाइट कर रही थी अपने राइट्स के लिए, वो थी डॉक्टर तौकीर साहब, स्पेशली हु वाज लीडिंग द मूवमेंट। रिसेंटली हमने देखा कि नेशनल एक्शन कमेटी को भी मोबिलाइज करने में, इवन दो कि यू मे नॉट क्लेम इट, लेकिन सब जानते हैं कि
कितनी एफर्ट की गई उन सबको मोबिलाइज करने के, अपने राइट को हासिल करने के लिए। तो अब ग्राउंड पे क्या होगा, थोड़ा सा रन डाउन दीजिएगा प्लीज। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मजीब साहब। मैं चाहूँगा कि हम डॉक्टर गिलानी साहब से ही ज़्यादा गुफ्तगू करें, लेकिन जो आपने सवाल किया मैं थोड़ा सा उसके ऊपर अपना एक व्यू देना चाहता हूँ। डॉक्टर गिलानी साहब ही इज़ माई राइट हैंड मैन, और मुझे इनकी सारी स्ट्रगल पे नज़र भी रही है और बहुत फ़ख्र है। मैं आपको एक अपना एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पे एक थोड़ा सा तजिया पेश कर देना चाहता हूँ। जो डॉक्टर गिलानी साहब को शायद खुद भी उन खतरात का एहसास ना होता जो मुझे था। मैं जहाँ बाहर से बैठे हुए देख रहा था कि डॉक्टर गिलानी को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है, और ये मैंने एक दो दफ़ा इनको फ़ोन पे ये गुफ्तगू करते हुए भी कही, जिस वक्त में ये मार्च चल रहा था ये अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक का। तो मैं यहाँ बैठ के अंदाज़ा हो रहा था कि इनको कैसे वो जो है वो ख़तरात हैं, और मैंने एक दफ़ा इनको कहा भी कि मैंने कहा आप अपना तहफ़्फ़ुज़ करें, तो इन्होंने बड़े इत्मीनान से बात की कि मुझे ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, मैं लोगों में हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, बहरहाल मैं एहतियात करूँगा। मैं अब उसके ऊपर आता हूँ कि वो क्या चीज़ थी जो मुझे नज़र आ रही थी, जो ख़दशात जो हकीकत बन के सामने आएँगे। तो मैंने ये कुछ तकरीबन 5 अगस्त 2019 का जो वाक़या हुआ, तो उसके बाद जो है एक सिलसिला जो है वो चला, और उसके ऊपर क्योंकि मैं डीपली इन्वॉल्व था उस मार्च के जो सीज़ फायर लाइन तोड़ने के लिए जेकेएलएफ ने कॉल दी, और उसमें मैं समझता हूँ कि डॉक्टर तौक़ीर गिलानी का बड़ा मरकज़ी किरदार था कॉल दिलवाने में। अदरवाइज़ जिस तरह से वहाँ पे जो सूरत हाल डेवलप हुई थी, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई और सारी पार्टियाँ इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा जी हम इकट्ठे करेंगे। तो वो बुनियादी उस वक़्त ही मुझे समझ आ गई थी कि जेकेएलएफ को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, और क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो जो लोगों की इस कॉज़ के साथ जो मोबिलाइज़ेशन है, जो स्ट्रेंथ जेकेएलएफ के पास है शायद वो और किसी के पास ना वो, और वो सिर्फ अपने बयानिए की वजह से, अपने किरदार की वजह से। तो आपको याद होगा उन्हीं दिनों में राजा फारूक हैदर भी यहाँ आए, और उस वक़्त में ये मेरे ख़्याल में ये चीज़ मैं दोहरा देना चाहता हूँ, और शायद तौक़ीर गिलानी को भी पहली दफ़ा उनको भी इल्म हो रहा होगा। फारूक हैदर साहब यहाँ आए तो वहाँ प्रेशर बिल्डअप हुआ आज़ाद कश्मीर के अंदर, कि जबकि ये वहाँ पे वादा करके आए हैं कि वो जो है ना वो वादा किया कि भाई वो सीज़ फायर लाइन को तोड़ने की कॉल का हिस्सा ही नहीं बल्कि क़यादत करेंगे, तो ये क्यों चले गए वहाँ पे? तो मुझे रफ़ीक डार का फ़ोन आया, और उन्होंने कहा जी कि आप उनसे बात करें, उनको कहें कि आप वापस आएँ। और मैंने जहाँ फारूक हैदर साहब से बात की, तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई आपको खुद भी एक्सपीरियंस है कि 11 फरवरी 92 को आपको किसने रोका था? मैंने कहा हमें तो पता है। तो कहा अब भी वही सूरत हाल है। तो मेरा कहने का मतलब सारी इस सूरत हाल कह दिया कि जब ये मार्च शुरू हुआ, तो ये तौक़ीर गिलानी साहब ने कोटी से लोगों को निकाला है, और जब ये मुज़फ़्फ़राबाद के करीब पहुँचे, मैं सारा वो मंज़र देखता रहा। मैंने कहा खतरात बढ़ रहे, क्योंकि फारूक हैदर तो यहाँ थे, उसके बाद वो नहीं, वो चले गए थे। तो उसके बाद जो है वो मेरा उनसे राब्ता हुआ, और ही वाज़ अंडर प्रेशर कि इस मार्च को जो है रोका जाए। जब ये लोग वहाँ पहुँच गए जसपुर के ऊपर, तो उस वक़्त के जो सूरत हाल चल रही थी, उस वक़्त भी इशारे यही मिल रहे थे कि इस मार्च के पीछे जो मैन फ़ोर्स है, ये तौक़ीर गिलानी है, और इसको जो है किसी तरीके से राज़ी किया जाए। कुछ बात मैं मुख्तसर करता हूँ कि जिस वक़्त में आपको याद होगा जब आए इस मेमोरेंडम देने के लिए, तो वहाँ मैंने मेमोरेंडम देते वक़्त कुछ ऐसा सीन देखा। मैंने कहा कि नहीं, तौक़ीर इज़ अंडर टारगेट। तो फिर हुआ ये कि तौक़ीर को हटाने के चक्कर में ऑर्गेनाइज़ेशन को ही तोड़ दिया गया, और जब वो ऑर्गेनाइज़ेशन टूटी, तो वहाँ मुझे एहसास हुआ कि जो है ना वो मुझे खड़ा होना है, और मैंने उसके लिए, क्योंकि इस ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए शहीदों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो तब से मैंने महसूस किया कि तौक़ीर गिलानी साहब अपनों और परायों की जो है वो निशाने पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम आज़माइशों से गुज़रते हुए आज तौक़ीर गिलानी वफ़ादार हमारे पास हैं। इंशाअल्लाह इनका अपना जो रोल है वो जहाँ भी होंगे, जहाँ वहाँ से भी अदा करेंगे। तो चलें आगे चलें।
तौकीर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। ये फरमाइएगा कि इस वक़्त जब आपके ऊपर पता नहीं कितने केसेस चल रहे हैं वहाँ की अदालतों में, और साइकोपैथ जितने भी जजेस या इन्वेस्टिगेटिव इंडिविजुअल जो लगाए गए हैं, जिनका काम ही सिर्फ चापलूसी करना या फिर उन अशारों पे काम करना, क्योंकि जस्टिस और सैनिटी तो है नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब गिवन द सर्कमस्टांसेस, जिस सिचुएशन में आपने अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा के वापस लाए, आपका आगे का लायमल क्या होगा? आप यहाँ पे रुकेंगे, वापस जाएंगे, असाइलम फाइल करेंगे? क्या प्लान है आगे का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को भी तो ग्राउंड पे चलाना है। जी जी जी, एक तो ये है कि मेरे लिए ऐसे हालात पैदा किए गए हैं और इस तरह के केसेस हैं कि जाहिर है मुझे अब जिस तरह की अदालतें हैं वो अब्सकॉन्डर डिक्लेयर करेंगी और फिर जो है वो ऐसे केसेस हैं कि जिनकी मौजूदगी में मेरा वहाँ जाना एक तरह की खुदकुशी के मुतरादिफ है। और आज के दौर में और जेकेएलएफ जैसी तंजीम के लिए जिसका सेंट्रल हेडक्वार्टर जो है वो रियासत से बाहर है, उसके लिए ये कोई इश्यू नहीं है कि काम कैसे हो सकता है और काम पे कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर आप पिछले 2-3 दिन की जब से ये एक्टिविटीज़ देखें, सिर्फ़ जब से मैं बाहर निकला हूँ, उससे पहले भी ऑलमोस्ट कोई 2 हफ़्ते जो है वो मैं इसको केस को फ़ेस करता रहा, पब्लिकली भी और मुल्लाओं के पास भी और फिर इंतज़ामिया के पास भी। तो उस दौरान भी हमारी जो तंज़ीमी एक्टिविटी थी वो पूरी उसके साथ जारी रही, जोश-ओ-खरोश के साथ। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है आजकल। और जब से मैं वहाँ से निकला हूँ तो 3 दिन में 4 बड़े जलसे जो हैं वो वहाँ पे हमारी टीम ने किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम ऑन ग्राउंड और यंग कैडर है, यंग लीडरशिप है। और वो किसी तरह के भी प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने की सलाहियत रखती है। दे आर वेरी मच कैपेबल और मुझे उन पे पूरा-पूरा एतमाद है और हमारी लीडरशिप का जो ख़ासा है वो ये है कि they always stand by their workers and their ground leadership. So सब बड़े पुरएतमाद हैं और मेरे लिए यहाँ से भी काम करने का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। सो मुझे वापस तो बहरहाल जाना है, लेकिन मुझे उसी वक़्त ही जाना पड़ेगा जब मैं उन केसेज़ का जो मामला है उसको सेटल कर पाऊँगा किसी न किसी तरीके से। अब वो कैसे होता है ये तो मेरे वकला और दीगर जो लोग हैं वही उसको कर सकते हैं और वो मुझे बता सकते हैं। तब तक मैं यहाँ पे मेरी जमात का चूँकि सारी मरकज़ी लीडरशिप है, हमारे चेयरमैन जो आपके शो में भी बैठे हुए हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो इट इज़ बाय गुड लक कि मैं उनको असिस्ट करूँ और उनसे कुछ सीखूँ और उनके काम में भी उनको यहाँ पे भी सपोर्ट करूँ। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल है। काम के हवाले से मुझे मैं परेशान नहीं हूँ। काम तो मैं जारी रखूँगा उसी तरह से। एक्सीलेंट। आई एम श्योर कि क्योंकि आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टीम भी है, आपकी रिप्रेजेंटेशन भी है ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। आपकी जो पाकिस्तान से अपने आप को बचा के आने में जो कामयाबी है, इसको इंडियन साइड पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह देख रही है? बहुत सारे लोग इस वक़्त तो इंडियन साइड पे जनरली ऑर्गेनाइज़ेशन एक पाबंदी का शिकार है, बैन है और हमारे चेयरमैन जो हैं वो जेल में हैं। तो उनके अपने इश्यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे हमदर्द और सपोर्टर्स जितने भी हैं दोनों साइड्स पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस मामले को जो है वो उस पे इत्मीनान का इज़हार किया है। सब दोस्तों ने और तंज़ीमी साथियों ने भी इत्मीनान का इज़हार किया कि एक साइड पे हमारा जो लीडर है वो जेल में है और तंजीम बैन है, तो दूसरी साइड से भी एक लीडर को जो है वो विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी तरीके से भी वहाँ से निकलने में कामयाब हुए हैं। तो पॉज़िटिव है, दोनों तरफ से बहुत पॉज़िटिव है डिस्पाइट द फैक्ट के मेरे निकलने के बाद मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो उसको तेज़ किया गया है और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, व्हिच पुट्स माय फैमिली एंड माय क्लोज़ रिलेटिव्स इन डेंजर। वो इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं चूँकि इस तरह की वहाँ पे
प्रॉक्सीज और ऐसे ग्रुप्स हैं कि जो कुछ भी कर सकते हैं और द एनिमीज वी आर फेसिंग मतलब they always wish to deal with their opponents below the belt. वो मतलब यानी कि कोई जमहूरी, कोई कानूनी, किसी इखलाकी कोड पे यकीन ही नहीं रखते हैं। वो बहुत ज्यादा इन सारी चीजों से, इन स्टैंडर्ड से नीचे जाके तो लोगों को टारगेट करते हैं। उनके लिए लोगों को उठाना, मारना, बदतमीजी करना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, कानून को तोड़ना जैसे कोई मानी ही नहीं रखता है। तो एक सिचुएशन इस तरह की, लेकिन मैं बड़ा होपफुल हूँ चूंकि मेरी फैमिली जो है वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं इस मूवमेंट के अंदर और वो तो इस हद तक भी ज़हनी तौर पे सारे तैयार थे कि इसको जो है वो जिस तरह के भी हालात का सामना करना पड़ेगा तो हमें हर सूरत में स्टैंड करना है। वो सारे भी हमारे साथ खड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि इस सारे एपिसोड का एक बहुत पॉजिटिव असर जो है वो सीज फायर लाइन के दोनों तरफ जो है वो पड़ना है और ये जो बेनकाब हुए हैं बहुत सारे फेसेस और तसलसल के साथ, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से बेनकाब हुई है, तो ये वाला जो मुकदमा है और ये जो हरकत है ये उसको मजीद बेनकाब करेगी और लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि उनको आगे अपना रास्ता कैसे निकालना है। ये बताइए कि इस वक्त जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली अगस्त 5 2019 के बाद, ऑब्वियसली जो आपकी मूवमेंट है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसकी डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज हो गए, या फिर ये बताइए कि चेंज हुए भी हैं कि नहीं? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है जी कि 35A और 370 के रिमूवल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिस वाज समथिंग दैट वाज इंटरनल बिटवीन इंडिया फॉर देयर ओन पॉलिटिकल कंजम्पशन, क्योंकि कश्मीरी तो दे वर नॉट पार्ट ऑफ दिस डिसीजन। और यहाँ से जो क्लेम किया जाता है अकॉर्डिंग टू अहमद मीर के जनरल बाजवा उस वक्त का जो चीफ था उसने कश्मीर को बेच दिया, वो किसी ऐसी चीज को कैसे बेच सकता है जिसका वो मालिक ही नहीं है? हाँ, यहाँ बेचने से मुराद जो है वो शायद ये है कि इस पे एक कंप्रोमाइज कर लिया गया है आर पार के, जो इंडिया के कब्जे में है वो इंडिया के पास रहे, जो हमारे कब्जे में है वो हमारे पास रहे। अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से लेके पॉलिटिशियंस तक और इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझते हैं कि सारे का सारा कश्मीर हमारा है और हम कश्मीरियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो क्लेम करते हैं कि जनरल बाजवा ने सौदा किया। जनरल बाजवा से पहले, बाजवा डॉक्ट्राइन के आने से पहले भी मुशर्रफ ने 2004 में ये सारा मामला जो है वो आगे चलाया था और आपको पता है कि सीज फायर लाइन पे एक बाड़ लगा के तो उसको बाकायदा से एक तकसीम की शक्ल जो है वो मुशर्रफ के दौर में ही दी गई थी। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो 370 और 35A वाला मामला है, इसको अगर हम कानूनी नुक्ता नज़र से देखें या हुकूमतों के इकदामात के नुक्ता नज़र से देखें तो वो हमें डिफरेंटली देखना पड़ेगा, लेकिन पब्लिकली उसको रिमूव करने से एक बहुत बड़ा जो है वो सदमा वो फेस किया है सीज फायर लाइन के उस पार जो पॉपुलेशन है उन्होंने। एक सेंस ऑफ डिप्राइवेशन आया है और एलिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है हर चीज से। एक तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से भी और यहाँ से भी, चूंकि ये चीजें बड़ी जल्दी आ गई थी कि इस सारे अमल में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, तो यहाँ से भी लोगों को बहुत ज्यादा मायूसी हुई और फिर जो एक स्टेट हुड का जो उनका एक शुरू से एक उसके साथ एक वाबस्तगी है लोगों की, एक नेशनल ईगो जो है वो लोगों की वो हर्ट हुई और फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज सारी की सारी डैमेज कर दी गई और लोगों से उनकी रिप्रेजेंटेशन छीन ली गई और फिर ताकत के जोर पे सारा कुछ किया गया। तो हम बेशक कानूनी तौर पे ये कहें कि वो इंडिया की यूनियन के साथ उसका जो मामला था 370 का और 35A का, 370 का खासकर जो मामला था तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इंडिया ने उसको रखा हुआ था तो तब भी हम उसके खिलाफ थे, तो तोड़ा तो अब भी उसके खिलाफ थे। ये तो एक हाइपोथेटिकली तो शायद दुरुस्त बात हो,
लेकिन इसके बहुत गहरे असरात पड़े हैं मूवमेंट पे भी और लोगों के पे भी, और हमारे बच्चों, हमारे शोहदा, हमारी फैमिलीज पे, अक्रॉस सीज फायर लाइन डिवाइडेड फैमिलीज पे, कि अब ये मामला जो है वो, जो कोई एक होप थोड़ी सी थी उनको कि हम आपस में मिल जाएंगे और वो करेंगे, तो उससे एक बड़ी मायूसी जरूर फैली है। लेकिन बात ये है कि जो सोशल मूवमेंट्स हैं या पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, ये कब उठती हैं कब बैठती हैं, इनके बारे में प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हमारे AJK के हवाले से जितनी भी प्रिडिक्शन थी लोगों की, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाके पिछले एक साल में लोग खड़े हुए। और मुजफ्फराबाद के हवाले से तो बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन ऐसी थी कि ये शहर जो है वो इस्लामाबाद की तरह अब ये शहर इक़्तिदार है और मुफाद परस्तों का शहर है, और अब ये कहीं से भी इसने अंगड़ाई नहीं लेनी है। और वही मुजफ्फराबाद जो है वो इस मूवमेंट को 2 दिन के अंदर अंदर ही वो ना सिर्फ लीड कर रहा था, बल्कि वो कुर्बानियां पेश कर रहा था, और वहां पे लाशें गिर रही थी, और 5 दिन तक वहां पे औरतें और बच्चे लड़ रहे थे। आज के दिन में हम देख रहे हैं कि एक तलबा के मसाइल और कोटा सिस्टम पे शुरू होने वाली जो मूवमेंट थी बंगाल में, उसने कुछ दिनों में ही एक बहुत बड़ी सख्त गिर रजीम को, जो 15-16 साल से चल रही थी, उसको ओवरथ्रो कर दिया। और यकायक जो है वो पूरे का पूरा बांग्लादेश एक इनकलाबी सूरत हाल में तब्दील हो गया। सो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि उस पार जो अभी एक खामोशी नजर आ रही है लोगों को, और लोग ये तज्जिए कर रहे हैं कि शायद अब कश्मीरी उठ नहीं पाएंगे और ये मूवमेंट खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कोई छोटा सा मामला, कोई छोटी सी चिंगारी या कोई वाकया जो है वो दोबारा से उस सारे चीज को ना सिर्फ ये कि सामने लाएगा, बल्कि पिछले सारे एक्सपीरियंस से सीखते हुए इस दफा जो उभार या जो भी कोई मूवमेंट बनेगी, मैं तो बड़ा होपफुल हूं कि वो बड़ी कामयाबी की तरफ जाएगी और वो जीतेगी। इसलिए कि इस पार भी अब जो शऊर का एक पैदा हुआ है, एक जज्बा और एक शऊर ने अंगड़ाई ली है, वो भी बड़ा वो एक क्लियर है, उसके साइंस, सिम्टम्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, नैरेटिव सारा क्लियर है। और खासकर मैं अपनी तंजीम को तो ये क्रेडिट दूं या ना दूं, लेकिन मैं राय साहब को ये क्रेडिट जरूर दूंगा, चूंकि वो हमारे हेड हैं, कि जो हमने 5 अगस्त 2019 के बाद जो अडॉप्ट किया, एक हमने डिक्लेरेशन हमने ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया 2021 में, 4 सितंबर 2021 को वहां पे पलंदरी में। तो उसने बहुत सारी जो गर्द थी इस मूवमेंट के ऊपर, और जो नैरेटिव्स थे उनकी जो कन्फ्यूजन थी, और बहुत सारी चीजें वो दूर की। तो अब लोग जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइंस पे सोच रहे हैं, और उस पार से भी हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मामला जो है, जब वहां से पॉलिटिकल मूवमेंट उठेगी और ये आर पार जुड़ेंगे, तो फिर इनके लिए यहाँ से जगह जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि एक थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रा किया जा रहा है, मैं चाहूँगा कि आप क्विकली उस पर बोलिए, फिर मैं राजा साहब के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा टाइम इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आपके चीफ की तरफ से मुझे परमिशन मिली हुई है, इस वजह से इनको दे टाइम सारा। जी जी। एक कंपैरिजन ड्रा किया जा रहा है कि जब इमरान खान ने UNO में स्पीच की थी, तो उसी वक्त लोगों का ये इम्प्रेशन बन गया था जी कि इमरान खान का ऊपर सख्त वक्त शुरू हो गया है। और आपकी एक स्पीच मुजफ्फराबाद में हुई थी नेशनल एक्शन कमेटी के एक ग्रैंड फिनाले पे, तो उसके बाद अक्सर लोगों का इम्प्रेशन ये आना शुरू हो गया कि डॉक्टर तोकीर जो हैं, ही वुड बी द नेक्स्ट टारगेट। तो इसी वजह से अगर और कोई चीज़ आपके खिलाफ नहीं मिल सकी, तो पाकिस्तान में जो सबसे आसान काम है ना, वो किसी को गैर मुस्लिम करार दें, ब्लास्फेमी लगा दें, आपके मज़हब को टारगेट कर दें। और वहाँ पे जो 80-90% हमारे अनपढ़ लोग हैं, जिनका कोई समझ बूझ तो है नहीं, बेशक वो सारी ज़िंदगी मस्जिद में ना गए हों, लेकिन मारने मरवाने पे वो बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं, और उनको इम्यूनिटी भी हासिल है। इस स्टेटमेंट में या इस कंपैरिजन को आप किस तरह देखते हैं? ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी जी, ये इमरान खान के साथ तो मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगा। मसला ये है, और ना ये कोई कंपैरिजन बनता है। जो 13 मई को जब हम मुजफ्फराबाद पहुंचे,
और विदाउट एनी एग्जेजरेशन वहाँ पे लाखों लोग थे, पूरा मुजफ्फराबाद सड़कों पे था, चूंकि वहाँ पे उस दिन 3 लाशें गिराई गई और एक अटैक किया गया, एक हमला किया गया था मुजफ्फराबाद के शहरियों पे। और नोबडी नोज के वो हमलावर किसने बुलाए थे। इवन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था, जो हमारा DIG थे या डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर थे, SP थे, उन्होंने पब्लिकली मीडिया पे आके रेफ्यूज किया कि दे डोंट नो अबाउट दिस, कि ये कहाँ से आए हैं ये लोग और इन्होंने हमला क्यों किया। तो जो 3 हमारी डेड बॉडीज गिराई गई, लोग बहुत सारे जख्मी हुए, पूरा इंटरनेट बंद था, सारा कुछ बंद था, तो अफवाहों की जद में था सारा मामला। हम रात को वहां पे पहुंचे जब, तो तब तक जो लाशें थी उनको CMH में ले जाके तो उसमें सिक्योरिटी में रख दिया गया था, किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। और एक अजीब से माहौल में वो मार्च जो था वो वहां पे पहुंचा। मुजफ्फराबाद के शहरियों ने उसको बहुत बड़ी तादाद में उसको वेलकम किया उस इंसिडेंट के बावजूद भी। तो वहां पे रातों रात जो है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप को यरगमाल बनाया गया और उनसे ये कहा गया कि इन लाशों के हवाले से कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई रोड ब्लॉक नहीं होनी चाहिए और आप जो है वो इसको कॉल ऑफ करें इस मार्च को, और बगैर कोई जलसा किए, बगैर कोई एक्टिविटी किए यहाँ से इसको खत्म करें। सो दे कुडंट बियर द प्रेशर, द लीडरशिप वाज, वो इस तरह की थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी, वो दे वर ट्रेडर्स, तो उनके अपने मसाइल थे, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। सो द नेक्स्ट डे उनका शोहदा का जो था वो फनरल था। सो बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, और मेरी जिम्मेदारी भी थी कि मैं वहां पे गुफ्तगू करूं और मैं बात करूं, फिर मुझे वहां पे स्पेशली बात करने के लिए कहा गया और ये भी कहा गया कि आप यहाँ पे वो बात करेंगे जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। मैं तो अक्सर ही वो बातें करता हूँ, ये पहली दफा नहीं था कि मैंने वो कोई बात की थी, लेकिन वहां चूंकि मुजफ्फराबाद की तारीख में इतना बड़ा जनाजा या इतना बड़ा इज्तिमा इससे पहले कभी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा लोग थे वहां पे। वो जो जिस ग्राउंड में जनाजा था यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, वो कभी भी कोई भर नहीं सका था, तो उस जनाजे में ना सिर्फ वो ग्राउंड भरा हुआ था बल्कि उसके इर्द गिर्द जो सड़कें थी वो भी भरी हुई थी। सो हमारे 3 बच्चे जो हैं उनको मार के और हमारी पूरे उस पे शहर पे हमला करके 5 दिन से मुजफ्फराबाद को बंद किया गया था और हर होटल को बंद किया गया था और होटलों को ये कहा गया था कि किसी भी कश्मीरी आइडेंटिटी कार्ड को यहाँ पे आपने रुकने नहीं देना है। हम जब पहुंचे तो हमारे लिए ना पानी था, ना होटल थे, ना रिहाइश थी, ना कोई खाने पीने की चीज थी, कुछ भी नहीं था। पूरे का पूरा मुजफ्फराबाद जो था वो बंद था और वो मातम पे था। सो ऐसे हालात में उस मार्च को मैं चूंकि लीड करके लेके जा रहा था, उस मार्च में भी बहुत सारे इवेंट थे ऐसे कि बड़ी मुश्किल से वहां से मैं उसको कोटली से आके लेके गया अपने दोस्तों साथियों और दीगर जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप थी। मैं ये क्लेम नहीं करता कि वो मेरा मार्च था या मैं ही उसको लीड कर रहा था, लेकिन इन्होंने जो केसेस बनाए हैं उसमें ये था कि ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप थी उनके साथ हमारी बातचीत हो गई थी और ये मार्च को जो है वो यहाँ लेके आने वाला डॉक्टर था और वो जो सारे का सारा मलबा है वो अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, कुछ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप में मौजूद कुछ लोगों के साथ मिलकर वो मेरे पर डाला गया था। जब हम मार्च के रास्ते में थे तो वो इंसिडेंट हुआ मारने वाला और रेंजर्स के हमले वाला, लेकिन वो भी हम पे डालने की कोशिश की गई कि इनकी वजह से हुआ, हालांकि हम तो मुजफ्फराबाद से ही बहुत दूर थे। सो दूसरे दिन मैंने जब वो वहां पे जो गुफ्तगू की तो मैंने कहा कि हम यहाँ पे सिर्फ आटे और बिजली के लिए नहीं आए हैं और ये 1 साल की जो मूवमेंट है ये सिर्फ आटे और बिजली के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने वसाइल पर और अपने हकूक पर, अपने हक मिल्कियत के लिए, हक हकमियत के लिए, अपनी जमीन पर अपने इख्तियार के लिए है। और इसके लिए हम जो है वो यहाँ से ये जो अनहोली फोर्सेस हैं इनको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, आप सबकी मदद से पॉलिटिकली हम बाहर निकालेंगे। तो एक तूफान खड़ा कर दिया गया प्रोपेगेंडा का, जो इनका जो है इनके मीडिया
इस तरह के जो इन्होंने हाउसेस बनाए हुए हैं, वो सोशल मीडिया पे इन्होंने पूरे के पूरे सेल बनाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी ये देखें ये क्या बात कर रहा है, ये पाकिस्तान को यहाँ से निकालने की बात कर रहा है। हालाँकि मैंने दोनों आर्मीज़ की बात की थी और मैं हर जलसे में, हर तकरीर में करता हूँ, हमारा बुनियादी काम ही यही है और वो करना। तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट करके तो फिर मेरे खिलाफ जो है वो केसेस बनाए गए और मुझे थ्रेट किया गया। फिर मुज़फ़्फ़राबाद में दूसरे तीसरे दिन तमाम शहर की पुलिस एजेंसीज़ और सारा कुछ लगा के मुख्तलिफ लोगों के घरों पे, मेरे दोस्तों के और सहाफ़ियों के और मेज़बानों के घरों पे छापे मारे गए। मेरी गाड़ी को उठा के थाने में ले जाया गया, उसमें जो लोग बैठे हुए थे उनको थाने में ले जाया गया और उनसे तफ्तीश की गई और फ़ॉर्च्यूनेटली वहाँ भी उस वक़्त मैं अपनी गाड़ी में मौजूद नहीं था। मुझे अंदाज़ा हो गया था, मुझे लोगों ने बताया इस तरह के आपके होटल का भी घेराव किया गया, वहाँ आप नहीं मिले तो आपके जो दोस्त अब आप जहाँ आप मुतवक्को थे वहाँ पे भी ये सूरत हाल है। फिर वहाँ से हम निकले तो मेरे खिलाफ एक मुहिम का जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे आगाज़ किया गया, केसेस बनाए गए और उसमें बहुत ज़्यादा इवन कि मेरी ज़ाती घरेलू ज़िंदगी को जो है वो टारगेट करके केसेस बनाए गए और ब्लास्फेमी के फैब्रिकेटेड केसेस बनाए गए, ऑडियोज़ तैयार की गई और कहा गया कि ये ब्लास्फेमस मटेरियल है, लेकिन चूँकि उसका कोई प्रूफ नहीं था उनके पास और वो मतलब उसको प्लान कर रहे थे कि कैसे किया जाए, इनको एलिमिनेट किया जाए या गिरफ्तार किया जाए किस तरह। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो 10 मुहर्रम को वो हुआ तो उसमें उनको एक मौका मिल गया। हालाँकि मैं आपके शो में भी ये कहता हूँ कि मैंने कोई ब्लास्फेमी नहीं की थी, मैंने किसी शख्सियत को कोई टारगेट नहीं किया और ना ही किसी मज़हबी शख्सियत को टारगेट किया था। मैंने एक खातून के हवाले से एक कमेंट पास किया कि उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो को कत्ल किया था और उनकी बेहुरमती की थी। तो इस पे मुझे हालाँकि हमारी सारी किताबों में, तारीख में, निसाब में, दीन में, हर जगह पे ये वाक़या जो है वो बड़ा फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड है। तो उस पे मुझे टारगेट करके तो फिर ये सारा मामला जो किया गया। लेकिन वो जो मुज़फ़्फ़राबाद की तकरीर थी वो बुनियाद थी और वो जलसा बुनियाद था और फिर सारी चूँकि हमारे टारगेट पे रहे मूवमेंट के दौरान हुकूमत भी, इंतज़ामिया भी, करप्ट ब्यूरोक्रेसी भी, अशराफिया जितनी थी तो उनको भी प्रॉब्लम था कि ये वोकल है और ये बोलता है। तो वो तकरीर जो है वो बेसिकली उसको बुनियाद बनाकर तो मेरे खिलाफ जो है वो विक्टिमाइज़ेशन का आगाज़ किया गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके लिए हमारा प्लेटफॉर्म 24/7 हाजिर है। आपने कोई भी मैसेज पहुंचाना हो अपने लीडरशिप को या अपनी पार्टी को, अपने वर्कर्स को ऑन ग्राउंड, तो इंशाल्लाह वी विल स्टे इन टच फ्रीक्वेंटली। राजा साहब, हमारे पास 1 मिनट है। मैं ये चाह रहा था कि चूँकि डॉक्टर साहब पहली दफ़ा वहाँ से अपने आप को बचा के निकले, अब मेरे पास अल्फाज तो हैं लेकिन मैं यूज़ नहीं करना चाहे। हम बी वेरी केयरफुल कि हमारे जो जिन लोगों के साथ हमारा वास्ता है वो अब देखें ना, जिस तरह ये कह रहे हैं जी कि आपके अपने घर में आपकी ज़मीन तंग कर दी गई जी कि आपको होटल में पानी नहीं देंगे, आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी। अपने ही मुल्क के अंदर आपके ऊपर अपनी ज़मीन और ज़िंदगी तंग कर दी गई, तो फिर वहाँ पे बोलने पे पाबंदी, सांस लेने पे पाबंदी, बात करने पे पाबंदी, तो ऑब्वियसली इसका रिएक्शन तो होना ही था। आखिरी 2 मिनट में राजा साहब, आप हमारे बड़े और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, तो अपना कंक्लूसिव मैसेज दीजिए। वी हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपने तौकीर गिलानी साहब की गुफ्तगू और उनकी गुफ्तगू जो है वो, क्योंकि हमारे दोस्त साथी तंजीम के सब बेचैनी से इस इंतज़ार में थे कि तौकीर साहब बाहर जाके वो क्या हमारे लिए पैगाम देते हैं, तो एक बड़ा पैगाम भी उन्होंने दे दिया। मैं इस हवाले से एक और मसले की तरफ भी आपकी तवज्जो मबज़ूल करा रहा हूँ और उम्मीद है कि हम फिर दोबारा एक प्रोग्राम करेंगे। 9 अगस्त को यासीन मलिक साहब के, जो हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी एक दिल्ली में कोर्ट हेयरिंग है जिसमें हुकूमत जो है वो उनकी सजाए उम्र कैद को सजाए मौत में तब्दील करने के लिए अपील किए हुए है। अगरचे एक जज उसमें से उन्होंने अपने माजरत की है और हो सकता है कि इस तारीख को कोई नया बेंच बने, लेकिन हमने पार्टी सतह पे फैसला किया है कि हम सेव यासीन मलिक एक कैंपेन जो है वो हमने शुरू किया, जो आज 5 अगस्त से 9 अगस्त तक जो है वो हम चला रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करेंगे।
तो ये है मेरा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन वेलकम टू यूएसए, और आई होप कि आप यहाँ पे सेफ रहें, एंड इंशाल्लाह दिस प्लेटफॉर्म इज readily available to act as a bridge between you and the community in Azad Kashmir and across the border. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.